एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट बताओ। वैसे कमाल की बात बताऊं तुम्हें, एक बात बताऊं, हेलो हीरो, पेपर में दिया होता है इसलिए याद करने की जरूरत नहीं होती। 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है आप यहाँ पे हो, फिर आपका मन इधर उधर व्यतीत होगा, कुछ ना कुछ चलेगा। और लाओ स्टेटस चेक कर ले, लाओ देख ले किसी ने क्या लगाया। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, क्योंकि विचार बड़े द्रुत गति से आते हैं। मौन शब्दों का नहीं होता, मौन विचारों का होता है। दुनिया में मुझे केवल ये 7 रंग ही दिखाई देते हैं। ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं। मेंढक को क्या दिखाई देता है मुझे नहीं पता, भैंस को क्या दिखाई देता है मुझे नहीं पता। फिजिक्स हेडिंग डालिए, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, हाँ भाई, स्टडी ऑफ लाइट is called as, ये इंग्लिश है ना बैच? यस, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। अब सवाल ये है कि लाइट क्या है? लाइट, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ, लंबे लंबे झगड़े हैं इन सब बातों के ऊपर हैं। बोलते रहो, जरूर तेजी से विचार आने चाहिए। आप लोग भी इस समय स्कूल का तो प्रेशर है नहीं क्या भाई? लोग तो बिल्कुल फ्री हैं। सांड की तरह कहना तो गलत होगा है ना, लेकिन आप बिल्कुल फ्री हैं। आप पे स्कूल का बोर्ड का कोई प्रेशर, आप बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं। और खूब पढ़ के आया किया कीजिए, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, विद इन द सिलेबस। रिसर्च नहीं, विद इन द सिलेबस। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा दुनिया में इतना सारा मसाला पड़ा हुआ है कि हमारे काम का कौन सा मसाला है? सो ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। कौन से? तो हमेशा अपना बेसिक आइडल मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को माना चाहिए। चाहे आईएएस तक का कंपटीशन हो, आप जब भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका जो बेस मॉडल होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम लोगों को चलना होगा। तो प्यारे बच्चों, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। अब सवाल ये है प्यारे बच्चों, लाइट क्या है? यहां से एक सवाल पैदा होता है, लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रिक वेव है जिसकी रेंज 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह है लाइट। और डिटेल में पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, हाँ प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आएंगे रेडियो वेव्स, फिर आएंगे माइक्रोवेव्स, फिर आएंगे इंफ्रारेड, फिर आएगा विजिबल, फिर आएगा अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स, और फिर आएगा गामा रेज। ये सब कहलाते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं इसको? जब एक टर्म रेडिएशन यूज करेंगे तो रेडिएशन में सब आएगा, रेडिएशन में सब आता है। लेकिन रेडिएशन में एक पर्टिकुलर टाइप का रेडिएशन क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है, क्योंकि जो विजिबल रीजन है ये 360 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 780 एंगस्ट्रॉम का है। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है प्यारे बच्चों विबज्योर। याद आ गया भाई, है ना? VIBGYOR। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। आओ इसको याद करते हैं। बाजार से रेडियो खरीदा, क्या खरीदा? रेडियो को माइक्रोवेव में रख दिया। रेडियो को माइक्रोवेव में रखने पर क्या रेड हॉट हो गया? आओ देखें, देखें मतलब विजिबल, अकेले नहीं, हम तुम, यूवी, हम तुम, जाने क्या हुआ XYZ, आओ माँ से पूछें। क्या बन गया? गामा। दूसरा सुने, बाजार से क्या खरीदा? क्या रेड हॉट हो गया?
आओ देखें, देखें मतलब जो दिखाई देता है, दुनिया में 7 ही रंग दिखाई देते हैं, VIVGYOR। ना ये दिखाई देते हैं, ना ये दिखाई देते हैं। आप प्यारे बच्चों, बाजार से क्या खरीदा, कहाँ रख दिया, क्या होगा, आओ। हाँ, जिसके बाद हम तुम, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा एक्सरे, यानी क्या हुआ मुझे नहीं पता, और वहां से पूछे यानी के गामा। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट लाइट कहलाता है प्यारे बच्चों? 3600 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो क्या ये लाइट है? क्या ये लाइट है? क्या ये लाइट है? क्या ये सब रेडिएशन है? क्या ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो सर इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी है? c। तो इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, c का मतलब समझ रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है ये? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। किसमें? एयर और वैक्यूम में। ये प्यारे बच्चों लाइट की स्पीड होती है। और कमाल की बात है, इसका बढ़िया वाला फॉर्मूला जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, यस, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जहां म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट, अरे बच्चों परमिटिविटी। क्या है बेटे? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, this is permittivity of free space. And what is mu naught? This is permeability of free space. ये है प्यारे बच्चों permeability और ये है permittivity। ये magnetic property और ये electrical property है। हेलो, समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा। बाजार से क्या खरीदा? क्या रेड डॉट हो गया? आओ देखें, हम तुम, जाने क्या हुआ, माँ से पूछें। क्या सबको क्लियर है? सबसे ताकतवर रेडिएशन जानते हो कौन सा है? सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक कौन सा? गामा। प्यारे बच्चों इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, रेडियो वेव्स की एनर्जी मिनिमम होती है। तभी तो आप अपनी जेब में मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं। नहीं लेके घूम रहे, बैग में लेके घूम रहे होंगे, चलो जो भी है, पड़ोसी पे होगा, आसपास किसी पे तो मोबाइल होगा भाई। रेडियो वेव्स है। दूसरा ई मैक्स, कौन सा? ई मैक्स, यानी कि इनकी एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? इनकी वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। इधर चलते हैं, हाँ बाबूजी, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अरे भाई बोलो, समझ में आया क्या? इधर से उधर चलने पर, किधर से किधर चलने पर? इधर से उधर चलने पर एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? चल, हेलो, 3 सवाल आते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, ध्यान रखना। कितने सवाल? हाँ, चलिए, हो गया, हो गया, ओके ओके। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तुमने लिख लिया? खड़े हो जाओ, बताओ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट बताओ। वैसे कमाल की बात बताऊं तुम्हें, एक बात बताऊं, हेलो हीरो, पेपर में दिया होता है इसलिए याद करने की जरूरत नहीं होती। और क्या, पेपर में टेबल नहीं होती। टेबल में कैपिटल जी की वैल्यू भी होती है, एप्सिलॉन नॉट भी होता है, म्यू नॉट होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। हम अननेसेसरी उन चीजों के साथ अपना दिमाग ना खराब करें जो पेपर में दी गई होती है। पेपर में दिया होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, होता है ना? फिर लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा लगा तुम्हें, याद था तो वेरी गुड। म्यू नॉट की वैल्यू बताओगे? क्यों बता रहे हो? जब पेपर में दी होती है तो। अरे यार, पेपर में दी होती है। हम फालतू चीज याद नहीं करेंगे, हम केवल बायोलॉजी याद करेंगे। क्या याद करेंगे? इनऑर्गेनिक याद करेंगे, बिल्कुल।
इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी याद करेंगे, इसके अलावा हम कुछ याद नहीं करेंगे। समझे बात को? बस चलो भाई, हेलो, आगे बढ़े। हाँ मेरे बच्चों, मीडियम में अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो, किसमें? ये जो स्पेक्ट्रम आपने बनाया ना, ये पूरा स्पेक्ट्रम एयर और वैक्यूम में बना है। कहां बना है ना? ये पूरा स्पेक्ट्रम एयर और वैक्यूम में बना है, इस बात का ध्यान रखें। ये वेवलेंथ बदल सकती हैं, ये वेवलेंथ केवल एयर और वैक्यूम में लिखी गई हैं। और सब बच्चे जाने कि इधर से इधर चलने पर, इधर से इधर चलने पर, हाँ प्यारे बच्चों, इधर से इधर चलने पर, इकाई दहाई सैकड़ा से चलने पर, ये वाला इधर से इधर चलने पर एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है। और ये बात बताई थी प्लैंक ने, एच न्यू या एच एफ, और प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। फोटोन वोटोन थ्योरी के बारे में यहां चर्चा नहीं करनी है, मॉडर्न फिजिक्स में चर्चा करेंगे। क्या सब बच्चों को क्लियर है? एक्सरे की स्पीड बताओ। यस, सी होगी। एक्सरे की स्पीड भी क्या होगी? क्योंकि सारे रेडिएशन सेम स्पीड से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। अलग अलग क्या है? एनर्जी। अलग अलग क्या है? फ्रीक्वेंसी। अलग अलग क्या है? वेवलेंथ। क्यों भाई? अलग अलग क्या है बेटा? वेवलेंथ। हाँ, मीडियम चेंज होने पर स्पीड बदल जाएगी। मीडियम चेंज होने पर स्पीड क्या आएगी? v बराबर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ये मीडियम में स्पीड का फॉर्मूला है। आज हम लाइट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, और लाइट के बारे में पहले ही पढ़ लोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि लाइट से जुड़े हुए कितने सारे चैप्टर है सोचो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न फिजिक्स में जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो वेव ऑप्टिक्स उसमें सोचो कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। क्यों बेटा? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 4-5 चैप्टर इससे कनेक्टेड हो गए। यानी कि इस ऑप्टिक्स से रिलेटेड मेरे पास जो चैप्टर की संख्या है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक में, यस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अच्छा, सब बच्चे 12th पास है ना? बहुत मजा आएगा फिर तो, कुछ भी बोल दूंगा, सब समझ लोगे ना तुम लोग। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और नहीं समझे तो क्लास के बाद पूछोगे ना? बिल्कुल, आज का डाउट आज ही क्लियर। क्लियर है बेटा? चलो, वी आ गया आपके पास। एक डेफिनेशन पढ़ी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं पढ़ी तो ध्यान रखो। स्पीड ऑफ लाइट को, यस, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उल्टा लिख दिया क्या? या सही लिखा है? सही लिख दिया क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उल्टा लिख दिया। तोता उड़, चिड़िया उड़, भैंस उड़। म्यू बराबर, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। एक तो आप लोग पता नहीं किस जल्दी में क्यों लग रहे हो, आप जल्दी में क्यों हो? क्या टेंशन है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आज तो पूरा लाइट का पोस्टमार्टम करेंगे भाई, ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा, नॉलेज बढ़ाएंगे अपनी। और हम चीजों को आनंद के लिए पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? नॉलेज बढ़नी चाहिए, लगना चाहिए कि कुछ सीख के आए। चलो बेटे बोलो, क्या इसको c बाई वी लिख दूं? और c को बेटे 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो प्यारे बच्चों, यह आ गया अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा लग रहा है ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और ये क्वेश्चन नीट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? सो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी एज वेल एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। और क्या सब बच्चे इसको जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं देखा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा ही नहीं?
बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, तो क्या यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकता हूं? अरे बोलो, तो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिश्ता एप्सिलॉन आर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये होता है। नोट कीजिए, अलग अलग मीडियम में स्पीड क्या होती है? अलग अलग। म्यू को क्या बोलते हैं? म्यू का नाम क्या है? आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाजार से क्या खरीदा? कहाँ रखा? क्या रेड हॉट हो गया? क्या आओ देखें? क्या हम तुम जाने क्या हुआ? माँ से पूछें। इसका तो पाउडर बन गया है। पाउडर मतलब कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक से बना कॉस्मिक, कॉस्मिक रेज। तो फाइनली कॉस्मिक रेज होती हैं सबसे लास्ट में। चले प्यारे बच्चों, ये सबको क्लियर है? एक सवाल करें स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड, बोलो। चलो स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड एक बेसिक सा सवाल करते हैं बेटे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यस, हाँ जी। रेडियो वेव्स, एक्स रेज, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, arrange them in increasing order of wavelength A, B, C, D। भावुक नहीं होना है, आराम से जवाब देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बेटा आपस में बात मत करो, आपस में बात मत करो, आंसर निकालें। हाँ मेरे बच्चों, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। पहले सबसे कम वेवलेंथ और फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम वेवलेंथ तो मेरे ख्याल से एक्सरे की होनी चाहिए। तो सबसे पहले बी आएगा, जिसकी सबसे कम होगी, फिर इसके बाद हाँ डी आएगा। डी, क्या फिर डी आएगा? हाँ बेटा, फिर बढ़िया, फिर वेरी गुड। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम याद होगा तभी होगा, स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ते हैं हम ये स्पेक्ट्रम, तो लेकिन याद हो तो मजा आ जाए। आओ जरा देखें कैसे। रेड लाइट और ग्रीन लाइट क्या होती है? जो ये ग्रीन है, जो ग्रीन दिख रहा है, और रेड मतलब लाल है। मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, लोगों को हंसने दो, लोगों के हंसने से ही तो मजा आएगा जीवन में। अपने क्रिटिक्स को साथ रखना चाहिए, हमेशा तरक्की पे ऊपर जाओगे, ये ध्यान रखना। वी आई भी देखो बेटा, ये हो रहा है, इसका समझना। V stands for violet, I for yes, B for G for Y for बढ़िया, O for R for। ये बेटा हमारे पास 7 रंग हैं। दुनिया में मुझे केवल ये 7 रंग ही दिखाई देते हैं। ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं। मेंढक को क्या दिखाई देता है मुझे नहीं पता, भैंस को क्या दिखाई देता है मुझे नहीं पता। मुझे तो कितने रंग दिखाई देते हैं,
7 रंग दिखाई देते हैं जो मुझे इस दुनिया को देखने का एहसास कराते हैं। अच्छा, देखते कैसे हैं, ये भी एक कमाल का सवाल है। आंखों से। अच्छे जी, वाह बेटे वाह, आंखों से देखते हैं। चलो, मन की आंखों से देखते हैं। आहा, सर आध्यात्मिक हो गया। नहीं नहीं, अध्यात्म की तरफ मत जाइए। हाँ भाई, तो मैंने कहा 7 रंग आ गए। कितने रंग आ गए? ये 7 रंग है प्यारे बच्चों। और स्पेक्ट्रम कहां से चल रहा है? स्पेक्ट्रम जहां से चला था, सबसे पहले क्या आया था? क्या बेटे? रेडियो वेव्स आई थी। फिर इसके बाद क्या आया था? क्या बेटे? माइक्रोवेव आया था। फिर इसके बाद अगर घर जाके पढ़ना पड़ गया तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। क्या फिर विबग्योर आया था। फिर इसके बाद क्या? फिर और क्या सब बच्चे जानते हैं यहां से यहां तक क्या एनर्जी बढ़ती है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या सबकी सेम रहती है? अब बताओ, सबसे पहले क्या लिखना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर। मैंने कहा सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ। क्या ये सबसे लीस्ट है? क्या इसके बाद इसका नंबर है? क्या यहाँ पे एक्सरे दिया गया था, तो इसलिए पहले कौन आएगा? एक्सरे। अरे बोलो भाई। फिर VIBGYOR में। चलो बेटे इधर से इधर ऑर्डर में। क्या साफ साफ दिख रहा है? सर पहले ग्रीन आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? रेड। अब बताओ, इसकी वेवलेंथ कम या इसकी कम? जो इधर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, इस वाले की वेवलेंथ ज्यादा। तो ग्रीन की कम हुई, फिर किसकी आई? रेड की। और इसके अलावा क्या फिर रेडियो वेव्स आ गई? अरे बोलो। ये स्पेक्ट्रम आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बेटा, अगला सवाल करें। एक क्वेश्चन और। चलो भाई, एक सवाल और, एक क्वेश्चन और। हाँ जी, आज ब्लू है पानी पानी। ब्लू लाइट, येलो लाइट, यूवी, माइक्रोवेव्स। Arrange them in decreasing order of frequency. आ गया क्या? क्या करना है? यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूवी, फिर इसके बाद क्या? ब्लू लाइट, फिर इसके बाद क्या? येलो लाइट, और फिर इसके बाद बोलो मेरे बच्चों। अरे समझ में आया कि नहीं? थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ी कि नहीं? कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? बस अभी देखो, कनेक्ट करते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपको जीरो से भी पता है ना, तो आप मन में ये विश्वास रखिए कि सर सब आएगा। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। निगेटिव लोगों से बचना है, अपने मन को भी निगेटिव नहीं होने देना है। एक आदमी के पास एक मच्छरदानी थी। क्या थी? ये तुम्हें बोतल डिस्ट्रैक्ट कर रही है बार बार, ये तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है ना? डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। एक आदमी के पास एक मच्छरदानी थी। एक जैसे इतना बड़ा कमरा देख रहे हो, बड़ा कमरा, मानो ये उसका बेड है, और उस पर उसने मच्छरदानी लगा रखी थी, बहुत बड़ी वाली मच्छरदानी। और मच्छरदानी में क्या हुआ? एक छेद हो गया वहां पे। बना ही देते हैं बेड, अपने को तो बनाना आता है। क्यों भाई? हेलो, 3D सीख लो थोड़ा सा। हेलो, ये बेड है भाई। और बेटे बेड पे क्या लगा दिया आपने? इसके एक मच्छरदानी लगा दी, लाइक दैट। भाई साहब आराम से यहाँ पड़े हुए सो रहे हैं। ठीक। अचानक से क्या हुआ? इसकी मच्छरदानी में इस वाले सिरे से होल हो गया। ठीक। अब क्या होगा? मच्छर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मच्छर घुसने लगेंगे। इसके पास इसका कोई इलाज है नहीं, सुई धागा है नहीं उसके पास। तो उसके घर में एक प्लास्टिक का पाइप पड़ा हुआ था। कैसा पाइप था?
तो इसने क्या किया, इसके सामने एक और ऐसा छेद कर दिया और बीच में प्लास्टिक का पाइप लगा दिया। समझे? ये जितनी कहानियां बस आज ही होंगी, लेकिन आज की जो कहानियां हैं पूरे जीवन भर आपके काम आएंगे। इस साल तो कम से कम काम आनी ही आनी है, इसलिए आपको जीवन में उन्हें लाना होगा। ये मेरा अनुभव कहता है प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिए और बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ बाबूजी? मच्छर आया और मच्छर क्या ये आराम से सो रहा है? What is the purpose of the story? एक कान से सुनो, दूसरे से ये अच्छा है। कान से तो सुनी हुई बातें हैं, आप अपने विचारों पे कैसे रोक लगाओगे? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम विचारों से है। मन जो है ना बहुत चंचल है। आप यहां बैठे हैं लेकिन आप यहां हैं नहीं। आप हैं, बाकी की बात नहीं कर रहा। और कितनी देर तक है ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है आप यहां पे हो, फिर आपका मन इधर उधर व्यतीत होगा, कुछ ना कुछ चलेगा। और नहीं तो लाओ स्टेटस चेक कर ले, लाओ देख ले किसी ने क्या लगाया। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, क्योंकि विचार बड़े द्रुत गति से आते हैं। मौन शब्दों का नहीं होता, मौन विचारों का होता है। किसका होता है? विचारों का मौन है। लेकिन विचार मौन रह पाते हैं क्या? नहीं। आपको विचार आते हैं, आप बैठे बैठे आपके सामने बोतल रखी तो लो पानी पी ले, बोतल ना हो तो नहीं विचार आएंगे। लेकिन बोतल रखी हुई हो तो बार बार कह लो पानी पी ले। एक बात है छोटी सी, क्योंकि आपकी आंखें क्या कर रही हैं, बार बार बोतल को देख रहे हैं और आपके मन में ना चाहते प्यास नहीं लग रही है आपको, लेकिन लो पानी पी ले, क्योंकि आपकी आंखों को विचार आया जब आपने उसको देखा। क्योंकि सबसे पहली चीज किसी भी कार्य के शुरू होने में, लॉजिकल बात करेंगे, इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज आपके मन में विचार आते हैं। क्या आते हैं? जब आपके मन में प्यारे बच्चों विचार आते हैं तो विचार आने से ही आपके वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। जब आपको विचार आएंगे तभी तो आप बोलोगे, बिना विचार के बोल पाओगे क्या? आपके मन में विचार आया तो आपके शब्द बन गए। जो आपके शब्द बनेंगे वैसे ही आप कर्म करेंगे, कि जो आपके एक्शंस होते हैं वो एक्शंस बेसिकली आपके वर्ड्स के बाद ओरिजिनेट होते हैं। तो पहली चीज थॉट, दूसरी चीज वर्ड्स, तीसरी चीज एक्शंस। और जब आप कर्म करते हैं, जैसे आपके कर्म होते हैं ऐसे ही आपका फॉर्च्यून, यानी कि ऐसे ही आपका भाग्य बनता है। क्योंकि अच्छे कर्म करोगे अच्छा भाग्य होगा, खराब कर्म करोगे, और ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। भाग्य जो भी है वो उसका बेसिकली फ्यूचर है जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन इस सब की शुरुआत कहां से हो रही है? और आप विचारों को आने से रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो आएंगे, बचपन से आ रहे हैं। छोटे बच्चे को देखो, अब कितनी गजब की ऊर्जा होती है उसके अंदर। अपने छोटे भाई बहन को देखना, वो आपत करके रखता है, उसको रोकना भारी है। मैं तो यही लूंगा, लेट जाएगा, जो भी होगा। कितना फोकस होता है, कितनी एनर्जी होती है उसकी, कितनी तेज स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे विचार आते ही नहीं, वो ज्यादा दुनिया को जानता ही नहीं, बस उसे तो जो एक लक्ष्य दिख रहा हो तो उस पर लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, टोका टाकी बढ़ती है, दुनिया को हम देखते हैं तो हमारे मन में विचार पनपने लगते हैं अलग अलग प्रकार के। सबसे बड़ी बात तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। किसी को देखा जरा सा और उसके बारे में राय बनाने लग गए। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो होता क्या है, ये विचार आपको आएंगे, लेकिन इन विचारों को दाना मत डालिए, इनको जाने दीजिए। लेट देम बाईपास। इनसे आपको इंटरेक्ट नहीं करना है। यू जस्ट फोकस। मेडिटेशन इज व्हाट? मेडिटेशन इज चीयरफुल फोकस। यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन केवल और केवल चीयरफुल फोकस है। जब आपके पास बहुत सारे विचार नहीं होते, आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, वो फोकस ही मेडिटेशन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अपनी इस आदत पे अपने को काम करना है। किस बात पे? कि फालतू विचारों को एंटरटेन नहीं करना है। आएंगे विचार तो बाईपास करना है अपने को, इस तरह से ऐसे बाईपास करो। इसलिए लोग आंखें बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, इंद्रियों पे नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि पता गलत सुनूंगा तो क्या होगा, तो भी विचार आएंगे, देखूंगा तो भी विचार आएंगे, इसलिए इंद्रियों पे बोलूंगा तो भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो सब चीजें कनेक्टेड होंगी।
तो इसलिए कम बोलना, कम गलत ना सुनना, गलत ना देखना, ये प्योरिटी ऑफ थॉट्स है। और किसी कंपटीशन के लिए इंटेलिजेंस तो कुछ नहीं। जब आप जैसे टीचर से जिनसे पढ़ोगे ना, हम लोगों से, तो वहां आपको दिक्कत ही नहीं है, सब्जेक्ट वब्जेक्ट पे तो कोई फाइट ही नहीं है। हमें तो मेन फोकस अपनी आदतों पे करना है, अपने ऊपर करना है। अगर हम अपनी आदतों पे फोकस कर पाए तो एवरीथिंग वुड बी फैंटास्टिक। ये पहले दिन ही होंगी बस बातें, ध्यान रखना। इसके बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको एक एक चीज बोल रहा हूं उसको लिखना है जा करके, और इस पे पूरे साल काम करना है। पहली चीज, ऑन ऑफ स्विच करेंगे क्या? रोज पूछूंगा, ध्यान रखना। ऑन ऑफ स्विच पे काम करेंगे क्या? विचारों पे नियंत्रण रखेंगे? हीन भावना तो नहीं रखेंगे किसी से? पड़ोसी को देख करके ऐसा तो नहीं कि दूसरे के महल को देख के अपने झोपड़े में आग लगा लो, ये तो बहुत होशियार है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ऐसे विचार तो नहीं लाओगे? नहीं, विचार ऐसे नहीं लाने हैं। हो सकता है थोड़े दिन आपको लगेगा, थोड़े दिन आपको भी वो चीजें होने लग जाएंगी। तो ऐसे विचार नहीं लाने, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक बना करके रखना है। और बस इस एक साल आप लोगों को पूरी एनर्जी देनी है, मजा आ जाएगा। तो आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, ये कहानी समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा, क्या आगे बढ़ा जाए? अब बताओ, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं सर। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी में कुछ घटाएंगे तो क्या आएगा? इसी तरह प्यारे बच्चों, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर। दुनिया में कोई इतनी तेज चल के तो दिखाए, वो भी कहां? एयर और वैक्यूम में। इसलिए हम इसे इन्फिनिटी ट्रीट करते हैं। इसलिए सी में कुछ जोड़ेंगे तो, सी में कुछ घटाएंगे तो, सी में सी भी जोड़ेंगे तो भी सी आएगा, तो भी 2C नहीं होता। ये कमाल का गणित है। सी में सी जोड़ते हैं तो भी क्या आता है? सी ही आता है। इसी बात पे तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर हो गई। न्यूटन की लाइन, न्यूटन क्या कहता था? न्यूटन कहता था 2 बॉडी की स्पीड जोड़ोगे सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी और आंसर 2C आएगा। अगर 2 फोटोन एक दूसरे की तरफ C स्पीड से चलेंगे तो न्यूटन क्या कहता है कि रिलेटिव मोशन से आंसर क्या आएगा? आइंस्टीन कहता है नहीं, आंसर क्या आएगा? उसने कैसे कह रहा मैं आइंस्टीन हूं? इसलिए क्योंकि वो आइंस्टीन है। तो लाइट की स्पीड से दुनिया में कोई बड़ा, तो ऐसा थोड़ी होता है मोटरसाइकिल में आपने क्या करा, ऐसे स्टार्टिंग करी और लाइट निकली, और लाइट की स्पीड कितनी है? C, और मोटरसाइकिल चल रही है 40 किलोमीटर/आवर से, तो बताओ लाइट की स्पीड कितनी हो गई? 40 + C, 80 C, क्योंकि C के साथ जो भी कोई चीज जोड़ेंगे तो वो एडिशन C ही देगा। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृपया करके इसको भी नोट करें। देखो तो कितनी विचित्र चीज के साथ आप डील कर रहे हो। क्यों भाई, कितनी विचित्र है ये। अब सवाल ये है कि चीजें दिखाई कैसे देती हैं। तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी टी शर्ट का रंग कैसा है? कुछ मेहरून है। क्यों दिख रहा है मेहरून? ये नीला क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये यही कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या नाम है आपका? रिफ्लेक्ट क्या होता है? कुछ एब्जॉर्ब भी होती है कोई चीज एमिशन भी होता है। एमिशन क्या होता है? एमिशन वही होता है जो तुम सोचते हो। मुझे तो बता दो क्या होता है? अलग होना एमिशन कहलाता है? प्रोड्यूस होना एमिशन, निकलना। चलो हाँ, वो एमिशन हो रहा है। हालांकि बहुत बढ़िया चैप्टर चल रहे हैं आपके दोनों ही। अभी उधर ही बैठो बेटा, पहला जवाब सही था। पहला अभी आपका चैप्टर चलेगा रेडिएशन, वो हीट ट्रांसफर में बहुत मजा आएगा। अभी दोनों चीजें कितनी बढ़िया कनेक्ट करेंगे। हाँ, तुम कुछ कह रही थी, बोलो बोलो, हिम्मत करो। वो भी उसने भी यही कहा। बैठो, चलो चर्चा करते हैं, ठीक है। दुनिया में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी सरफेस पर
जब कोई रेडिएशन आकर के गिरता है, अपन तो कौन से रेडिएशन की बात कर रहे हैं? लाइट। और लाइट में कितने कलर हैं? क्या प्यारे बच्चों 7 कलर हैं? 7 कलर आकर के किसी सरफेस पर गिरे, अपन तो सिंपल, अच्छा इन 7 कलर को व्हाइट लाइट बोलते हैं और सिंगल कलर को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर। बाइक्रोमेटिक, यस, बाइक्रोमेटिक मतलब 2 कलर्स। क्या क्लियर है भाई? किसी सरफेस पर जब लाइट आकर के गिरते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मजा आएगा। सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट गेट एब्सॉर्ब्ड एंड सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड, या सही वर्ड है ट्रांसमिटेड। सम पार्ट गेट ट्रांसमिटेड। 3 बातें हैं। लाइट जब किसी सरफेस पर आकर के गिरेगी तो 3 पार्ट में जाएगी। कौन कौन सा पार्ट? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। लेकिन इसके अलावा ये तो 3 चीजें हैं। मैंने माना कितनी एनर्जी आकर के गिरी? Q या E कहूं। कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है? ER। कितना एब्जॉर्ब हुआ? EA। कितना ट्रांसमिट हुआ? ट्रांसमिट समझ रहे हैं? जैसे कोई ग्लास स्लैब है, कैसी स्लैब है बेटे? क्या ग्लास स्लैब से कोई एनर्जी आर पार निकल जाएगी? बिल्कुल सर। क्या ग्लास स्लैब से बेटे कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी? क्या ग्लास सरफेस पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? ये कमाल की बात है, ये सब पे इसका ध्यान है। लेकिन दूसरी भी एक चीज होती है जिसे आप बोलते हैं एमिशन। हर बॉडी का अपना कोई टेम्परेचर होता है, हर बॉडी का। इसका कोई क्या है? टेम्परेचर। तो हर बॉडी अपने टेम्परेचर के कारण अपने अंदर से कोई एनर्जी क्या करती है? एमिट करती रहती है। और ये एमिट करना इन तीनों से अलग है। ध्यान देना भाई, तीनों से अलग है। कौन कौन तीनों? रिफ्लेक्शन अलग चीज है, अरे एब्जॉर्प्शन क्या बेटे अलग चीज है, ट्रांसमिशन, इसके अलावा एमिशन अलग चीज है। क्या मैं कमरे में लाइट बंद कर दूंगा तो क्या आपका रेड रंग दिखाई देगा? इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा तो आपकी टी शर्ट का रंग लाल दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा ना। लेकिन सोचो अमावस्या की काली रात हो और अमावस्या की काली रात में आप अपने हाथ में रेड हॉट रॉड लेके चल रहे हो, तो बताओ क्या ये लाल रंग की दिखाई दे रही है? मजा लो, मजा सब्जेक्ट का, भावुक मत हो, आनंद लीजिए सब्जेक्ट का। सोचो अमावस्या की काली अंधेरी रात और इसमें रेड हॉट रॉड, क्या वो रेड दिखाई देगी? ये रेड क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत, जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या इसके अंदर से कुछ एमिट हो रहा है? तो एमिशन को अलग रखिए, रिफ्लेक्शन को अलग रखिए। एमिशन रिफ्लेक्शन अलग अलग चीजें। हर बॉडी दुनिया के अपने टेम्परेचर पर अपने अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करती है, कुछ एब्जॉर्ब भी करती है। मच्छर कैसे काटता है? मच्छर हमारी बॉडी से इंफ्रारेड को सेंस करता है। किसको सेंस करता है? उसे लगता है यहां के बजाय यहां बैठने पर कुछ सेंसेस ज्यादा है, यहां का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो वो रेडिएशन को सेंस कर रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हमारे अंदर से क्या निकल रहे हैं? तभी तो देखा होगा जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे कुछ कैमरे लगे होते हैं। एयरपोर्ट्स पे जब वो कोरोना चल रहा था तो जो आपकी बॉडी फायरी फायरी दिखाई देती है, आपकी बॉडी फायरी दिखाई देती है ना, रेड सी, तो वो पर्टिकुलर इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, नाइट विजन कैमरास होते हैं जो क्या करते हैं? इंफ्रारेड को देखते हैं तो डिटेक्ट होने लग जाता है, आप दिखाई देने लग जाते हैं उस अंधेरे में भी। तो अंधेरे में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी से क्या निकल रही है? इंफ्रारेड। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दें, 3 बातें हैं। कोई लाइट आई, इसका कुछ पार्ट क्या हुआ? कुछ पार्ट, और इसके अलावा क्या बॉडी का अपना कोई टेम्परेचर था? उसके कारण क्या हो रहा है? एमिशन हो रहा है। अब समझो सन क्यों दिखाई दे रहा है? सन क्यों दिखाई दे रहा है?
क्योंकि सर सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सन के अंदर से एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो सन इज ड्यू टू एमिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मून क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन मून कब दिखाई देता है? नहीं, रात चचा, रात में तो दिखता ही है चचा, रात में तो दिखता ही है। रात में मतलब पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, है ना भाई? ये भी तो इंपॉर्टेंट है, दिखना कब है तो। और दिखता क्यों है? क्योंकि सब बच्चे जानते हैं सबसे सन से क्या गई होगी? लाइट। किसके ऊपर? क्या वो रिफ्लेक्ट हुई होगी और रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आई होगी। तो इसका दिखना किसके कारण है? इसका कारण प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन के कारण है। तो दुनिया में चीजें दो तरह से दिखाई देती हैं, या तो किससे? एमिशन से, या किससे? तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जो खुद के एनर्जी से चमकते हैं वो एमिशन के कारण चमक रहे हैं, और एक दूसरों की वजह से चमकते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से चमकते हैं। क्या सब बच्चों क्लियर है? अरे बोलो भाई। अब बात करते हैं, आपकी टी शर्ट का रंग लाल क्यों दिखाई दे रहा है भाई? सर मेरी टी शर्ट का रंग रेड किस लिए दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां जो ट्यूब लाइट लगी है, इस ट्यूब लाइट से VIBGYOR 7 रंग मेरी शर्ट पर आकर के गिरे। अब शर्ट तो चमकेगी नहीं, अंधेरा कमरा होगा तो ये तो डाउन हो जाएगी। तो 7 रंग मेरी आंखों पर, इस पर, बॉडी पर आकर के गिरे, और इसमें से केवल जो बच्चों ने कहा रेड कलर क्या हुआ बेटे? रिफ्लेक्ट हुआ। रेड कलर के रिफ्लेक्ट होने पर मेरी आंखों में कौन सा रंग पहुंचा? तो इसका मतलब क्या बाकी सारे क्या हो गए? क्या एब्जॉर्ब हो गए? अरे बोलो, केवल कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है? इसलिए मुझे क्या दिख रहा है? तो आज के बाद मुझे समझ में आ गया ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि कमरे में लाइट कैसी है। क्यों दिख रहा है ग्रीन? क्योंकि ये कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कोई चीज क्यों दिखती है? क्योंकि वो उस कलर को क्या करती है? नॉर्मल टेम्परेचर पर। कैसे टेम्परेचर पर? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर बॉडी अपने अंदर से ग्लो नहीं करते हैं, तो यूजुअली एमिशन नहीं होता। हम लोग केवल किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। क्या तो समझ में कम आया है? पक्का? तो आपकी टी शर्ट कौन सा रंग रिफ्लेक्ट करेगी? ये कंफर्म है? तो अगर मैं आपकी टी शर्ट पे रेड कलर डालूंगा तो क्या होगा? एब्जॉर्ब तो नहीं करेगी उसको। और ग्रीन डाल दूंगा तो क्यों? क्योंकि ग्रीन को तो पहले भी एब्जॉर्ब कर रही है, अब भी एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर मेरे पास 2 बैलून हो, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, देखो मजा आएगा। हाँ बेटे, अगर मेरे पास 2 बैलून है, एक रेड कलर का और एक मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है, किसमें? किसी व्हाइट लाइट में, और मैं इस पे रेड कलर की लेजर लाइट डाल रहा हूं, तो कौन सा बैलून पहले ब्रस्ट होगा? हैं? क्या बात कर रहा? ब्लू या रेड? कौन सा गुब्बारा फूटेगा बताओ? क्यों? क्या ये रेड दिख रहा है? आवाज नहीं आई। क्या रेड दिख रहा है? कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा? ये कैसा दिख रहा है? कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा? ब्लू। इसका मतलब ब्लू को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, केवल किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ब्लू को। क्या बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा? ये किसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा? रेड को। क्या बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा? इस पर कौन सी लाइट डाली? क्या पहले भी रेड दिख रहा था? क्या रेड और डाली तो क्या इस रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा? क्या ये ब्लू दिख रहा है? किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ब्लू को। बाकी सबको? तो क्या रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ा देगा? टेम्परेचर बढ़ा देगा तो क्या फूट जाएगा। समझ में नहीं आया? क्या सबको क्लियर है ईमानदारी से? तो आज दुनिया में कोई भी चीज क्यों दिखाई देती है, ये बहुत बेसिक सा सिद्धांत था, आता तो था लेकिन अब कॉन्फिडेंट हो गए। क्यों भाई? बिल्कुल बेटे, सत्य के करीब पहुंचोगे। नॉलेज तो यही मजेदार चीज है। ये पीला क्यों दिख रहा है इसमें? ये येलो को क्या कर रहा है? आप याद है डिस्कोथेक में कभी गए? डिस्को लाइट में देखा? डिस्को लाइट पर्पल होती है, उसमें व्हाइट कलर की शर्ट ग्लो करने लग जाती है।
क्योंकि वहां वो लाइट को ऐसे सेट किया गया है कि वो पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन दे रही है, उस रिफ्लेक्शन के कारण आपकी शर्ट अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये सारा खेल, तो सर क्या कमरे में अगर मैं बल्ब का कलर बदल दूंगा तो क्या मेरी शर्ट का रंग बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। आप इस कमरे की लाइट चेंज कर दो तो क्या आपकी शर्ट का रंग बदल जाएगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब जो मैरून दिख रहा है ये व्हाइट लाइट में मैरून दिख रहा है। अरे समझ में नहीं बात आए? ईमानदारी से कनेक्ट हुआ कि नहीं? बोलो। तो थिंग्स, व्हाई थिंग्स आर विजिबल? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू, क्योंकि सर रेड हॉट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसे देख सके। तो मुझे जो भी चीजें दिखाई देती हैं दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? ये नोट कर लो सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बाबूजी। तो कलरफुल रहेगा तो ऑब्वियस है उससे अलग अलग रंग है। अभी तो 7 रंग थे, 7 रंग एब्जॉर्ब हो रहे थे। सोचो अब एक्चुअल में आपको जो आसपास की सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में एब्जॉर्प्शन वाले कलर भी तो चेंज हो गए ना बॉडी के। पहले क्या हो रहे थे? अलग अलग कलर एब्जॉर्ब, अब 7 एब्जॉर्ब 6 एब्जॉर्ब हो रहे थे, केवल कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा था? एक। तो आपको किस लाइट में दिख रहा था? उसी में तो दिख रहा था। तो हर मटेरियल के पिगमेंट की क्वालिटी अलग अलग है। क्लास के बाद मिलना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा दोबारा देखो, इसमें एक बात समझो। जब आपने ये व्हाइट लाइट में कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन से रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये कौन से को? अब बताओ, उस पर रेड ही डालोगे तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा? और अगर इस पर रेड डाल दिया तो एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब फूट जाएगा ये, और ये नहीं फूटेगा। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीजें हैं। ओके आगे बढ़े। एक और इंपॉर्टेंट बात, लाइट चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्यारे बच्चों, हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों भाई? एक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और एक होते हैं बेटे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ। और कमाल की बात है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? और दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर किसके होते हैं? यस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। यस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, है ना। चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ईएम वेव्स में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई ईएम वेव्स में कहीं ई मतलब इलेक्ट्रिक, बी मतलब मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और तीसरी होती है इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके चलो भाई, और बताओ लाइट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? फोटोन, वो तो बाद में जानेंगे, अभी नहीं जान रहे। लाइट फोटोन है, बिल्कुल ठीक है। लाइट के 2 नेचर होते हैं, कौन कौन से? वेव और पार्टिकल। ओके छोड़िए, लंबी कहानी है, वेव ऑप्टिक्स में जानेंगे। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे। अब हम शुरू कर रहे हैं यहां से बाइफर्केशन, काम की बात पे आ रहे हैं। और काम की बात प्यारे बच्चों ये कहती है कि जो लाइट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है। कैसे पता लगा? बहुत प्यारा से एक बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा।
यस, ये कार्डबोर्ड थे 3, और बेटे इसके सामने यहां एक कैंडल रख दी, यहां क्या लगा दी, आंख, और इसमें 3 होल कर दिए। और तीनों होल एक दूसरे की लाइन में है। ठीक, जब तीनों एक दूसरे की लाइन में है तो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब लाइट यूं चल के यूं चल के यूं आई होगी। फिर एक ने क्या किया, एक जिज्ञासु बालक ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या? इस वाले बीच वाले कार्डबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब बताओ मोमबत्ती दिखाई देगी क्या? है? क्यों? क्योंकि सर इस सिचुएशन में है, क्या लाइट यहां आएगी? क्या अब ये रुक जाएगी और दिखाएं? अब क्योंकि सीधी चल रही है, वरना तो क्या होता है, यूं आती, फिर यूं रास्ता ढूंढती और यूं चली जाती, जो कि संभव। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि लाइट हमेशा, यानी कि अगर किसी सोर्स से लाइट चलेगी तो हमेशा कहां दिखाई देगी? यहां, यहां या यहां? ए पर, बी पर या सी पर? सर बी पर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है। और कमाल की बात है, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ज्योमेट्री होता होगा। क्या? कर दो ना, कौन मना कर रहा है? फिर उसमें सिलने भी तो पड़ेंगे उनको। हाँ जी, तो ये सीधी चली गई। जब ये सीधी चली गई तो इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल कर रही है। और स्ट्रेट लाइन मतलब पैराबोला। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं। बोलो, यानी कि ज्योमेट्री लगेगी ना भाई। तो यही वाली जो चीज है, इसी से आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ओरिजिनेशन होता है। यानी कि यहीं से क्या बनती है? यहीं से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बनते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली द प्रॉपर्टी जहां लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर क्या करती है? ट्रैवल करती है। तो जब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं तो जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। दूसरा पार्ट, क्या लाइट रिफ्लेक्ट करती है? बिल्कुल सर, किसी सरफेस से पढ़ने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो ये एंगल आई, और ये एंगल क्या है? तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही तो है, बस यहां पे टकरा करके वापस चली गई। तो ये रिफ्लेक्शन भी कहां पढ़ते हैं? ये रिफ्लेक्शन भी आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं। और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, यस, इसे क्या बोलते हैं? लेकिन यहां भी सीधी चलती है और यहां भी सीधी चलती है। तो ये जो पार्ट है इसको शायद आप क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक्चुअल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। पहला रेक्टिलिनियर, दूसरा, तीसरा रिफ्रैक्शन। ये आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 3 टॉपिक होते हैं। समझे बेटा? ये पढ़ते हैं आप जियो में। फिर इसके बाद लाइट का जो बिहेव है वो वेव की तरह होने लगता है। और वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस। ये आप कहां पढ़ते हैं? या आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी डिफ्रैक्शन। क्यों बता रहा हूं? उसका कारण है क्योंकि आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। डिफ्रैक्शन एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का एंटी है। अभी हमने क्या पढ़ा? लाइट कैसे चलती है? अभी आपको क्या पता लगेगा कि लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। लाइट इज बेंडिंग। यानी कि सेम एक्सपेरिमेंट, प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई इस तरह का अपर्चर दे दिया जाए और इसका साइज ए लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ना चल के अपने पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। चलना इसको कैसे था? सीधा। लेकिन क्या इसकी लाइट यहां की जगह यहां दिखाई दी?
इसका मतलब सेम एक्सपेरिमेंट था, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन क्या लाइट अपने पाथ से क्या हो गई है, बैंड हो गई है। तो ध्यान रखें, जब भी कभी अपर्चर का साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल नहीं करती। यानी कि हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जब जब पढ़ेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे कि जो अपर्चर है इसका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? ये फिनोमिनन कहलाता है प्यारे बच्चों डिफ्रैक्शन। और फिर इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या है बाद में जान लेंगे, इसका नाम है भाई पोलराइजेशन। तो मेरे बच्चों ये हो गए चैप्टर किसके, वेव ऑप्टिक्स के। और लास्ट क्वांटम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का तीसरा पार्ट, क्वांटम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट, जिसमें आप पढ़ते हैं लाइट का डुअल बिहेवियर, लाइट पार्टिकल की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। इसमें आप पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेलो, अरे भाई समझ में आ रही है बात सब बच्चों को? तो आशा करता हूं पूरी किताब की सीक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी, कैसे में पढ़ना है ये कनेक्ट हो गया होगा। बाकी सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, खूब सवाल कराऊंगा, खूब सवाल कराऊंगा मैं आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये पूरी की पूरी लाइट के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। आशा करता हूं हो गया होगा। अरे हुआ थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? ईमानदारी से चीजें क्यों दिखाई देती है समझ में आया? आवाज नहीं आ रही। एमिशन समझ में आया? रिफ्लेक्शन समझ में आया? स्पेक्ट्रम याद हो गया? लाइट स्पीड सी होती है समझ में आ गया? सी में कुछ जोड़ेंगे तो, सी में से कुछ घटाएंगे तो पक्का, क्योंकि सी इंफिनिटी के बराबर होता है। क्या एयर और वैक्यूम में होता है? क्या वॉयलेट कलर की वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम होती है? क्या रेड कलर की 7800 एंगस्ट्रॉम होती है? एयर और वैक्यूम में किसमें? एयर और एयर और एयर और। क्या लाइट की स्पीड मीडियम की दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है? कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल और, क्योंकि एक में म्यू नॉट आता है और एक में क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट। क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है? हमेशा हमेशा हमेशा। केवल कब करती है? जब अपर्चर का साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो, और अगर लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का हो तो। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों। तो आपके टॉपिक बता देता हूं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे शैडो फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम बताएंगे शैडो कैसे फॉर्म हो रही है, फिर आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन, और फिर क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में आप पढ़ेंगे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और रिफ्रैक्शन में आप पढ़ेंगे प्लेन सरफेस से और कर्व्ड सरफेस से। तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई देने लग रहा होगा। घर से खूब पढ़ के आओ, जितना चाहे पढ़ के आओ, और जितने चाहे सवाल पूछो, हर सवाल का आपके जवाब देंगे, बेफिक्र रहिए। कुछ कह रही थी आप जी? थोड़ा सा डिफ्रैक्शन एक बार और बताएं। तुम तो ये बताओ लाइट कहां गिरनी चाहिए थी यहां से टकरा करके? सामने होनी चाहिए थी ना, लेकिन सामने गिरी तो यहां हुई। इसका मतलब क्या, इसने इसको वॉयलेट किया। अभी हम क्या कह रहे थे, लाइट कैसे जाती है? क्या ये अपने पाथ से बैंड हो गई? ये बैंडिंग क्या कहलाती है? लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कब होता है? अपर्चर का साइज उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, लाइट के। अच्छा ये सुना है तुमने दीवारों के कान होते हैं? अरे सुना है दीवारों के कान होते हैं? लोग बेवजह बेजुबा चीजों को बदनाम करते हैं, छुप छुप के सुनते हैं बातें। लोग बेवजह बेजुबा चीजों को बदनाम करते हैं, छुप छुप के सुनते हैं बातें, और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। नहीं ये सुना नहीं, लॉजिक है, लॉजिक। लोग बेवजह बेजुबा चीजों को छुप छुप के सुनते हैं बातें और कहते हैं दीवारों के। लाइट की जो वेवलेंथ है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, बड़ा मजेदार बात है, क्योंकि गुड़िया ने एक सवाल उठाया तो उस पर चर्चा बनती है। फटाफट से मैं आपको थोड़ी सी बात और समझा दूं डिफ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि काम आएगा। एक्चुअली आपको पता है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बेटे 20 किलो हर्ट्ज होती है? अरे बोलो भाई।
क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज ले लूं क्या, मोटा मोटा? क्या साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड ले लूं क्या मैं जानता हूं v बराबर एफ लेमडा, तो क्या लेमडा बराबर v बटे एफ से, क्या 330 अपॉन 330 से क्या मेरे पास इसकी वेवलेंथ 1 मीटर आ गई? कितने मीटर? 1 मीटर। यानी कि इसका मतलब साउंड की वेवलेंथ लगभग कितनी है? इसका मतलब अगर 1 मीटर का कोई दरवाजा है, 1 मीटर चौड़ाई का कोई दरवाजा है, तो क्या उस दरवाजे की मोटाई से टकरा करके साउंड बैंड हो जाएगी? बिल्कुल बैंड होगी सर, क्योंकि इसकी मोटाई 1 मीटर है, इसकी वेवलेंथ कितनी है? क्या दोनों की वेवलेंथ बराबर है? तो ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी? यानी कि साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली सुन सकते हैं। लेकिन लाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है? लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। समझ रहे हो कितना है? बिल्कुल सर, यानी कि 7.8, हाँ भाई 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। बहुत बारीक। यानी कि आप सोचो, ये जो होल है इसका अपर्चर, इसका डायमीटर इतना बारीक कर दो। अगर इतना बारीक करोगे तब जाके लाइट क्या होगी। नॉर्मल लाइफ में लाइट बैंड नहीं होती, क्योंकि इस अपर्चर का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के बराबर होगा तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं चलेगी। और साउंड तो आराम से बैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ कितनी है। तभी तो आप यहां खड़े और बाहर की खुसर पुसर सुनाई दे रही है। आप सोच के देखो, दरवाजे में अगर इतनी सी झिर्री है छोटी सी बनी हुई, तो किसको सुनाई देनी चाहिए थी आवाज? हेलो, सामने वाले को। लेकिन क्या इसको भी सुनाई दे रही है? इसको भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये बैंड होके जा रही है ना। और ये क्यों बैंड हो रही है? साउंड क्यों बैंड हो पा रही है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ तो नॉर्मल है, ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब साउंड तो कहीं भी कॉर्नर से बैंड हो जाएगी। यानी कि साउंड का डिफ्रैक्शन आसान है या भारी है? आसान है। यानी कि डिफ्रैक्शन इन साउंड कैन बी इजीली हैपन। अरे बोलो। इसलिए हम लोग लाइट को नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतना छोटा अपर्चर होने वाला। तो हम क्या मानते हैं कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ पर प्यारे बच्चों ट्रेवल करती है। क्लियर है? अगले टर्न पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शेडो फॉर्मेशन क्या शुरू करेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक से चलते हुए, चीजों को कनेक्ट करते हुए वी विल स्टार्ट शेडो फॉर्मेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। पहली प्रॉपर्टी पे हम चर्चा करेंगे कल। क्लियर है? कोई डाउट हो तो क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। आपका ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।